हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मतलब हम किस प्रॉब्लम को इस वीडियो के अंदर एड्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में सिस्टम वन अवेलेबल है जिसके अंदर दो स्प्रिंग्स हैं। पहली स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है। दूसरी स्प्रिंग है K2 जो कि स्प्रिंग वन के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है। जब स्प्रिंग्स इस तरीके से एक साथ एक के बाद एक कनेक्ट होती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, और फिर मान लीजिए हमने इससे एक मास कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास में सिस्टम है। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि ये जो दो स्प्रिंग्स हैं इनको हटा करके हम इनकी जगह पे एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग रखना चाहते हैं। अब ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग क्या होती है इसको अब अभी समझेंगे। तो हम K1 और K2 को हटा करके एक सिंगल स्प्रिंग रखना चाहते हैं जो कि सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर दे सेम इनपुट के लिए। इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको भी समझाता हूँ। तो सिस्टम टू हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसमें हम इन दो स्प्रिंग्स को हटा करके एक सिंगल स्प्रिंग रखना चाहते हैं K इक्विवेलेंट की, और हम K इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जो हम ये सिंगल स्प्रिंग रखेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए अगर आप इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम इस प्रॉब्लम में करना क्या चाहते हैं। तो ये देखो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ब्लॉक को मान लीजिए अगर ये ओरिजिनली एनएलपी पे है और आप इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर देते हैं बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, लेट्स से एक्स फ्रॉम द एनएलपी, तो हमको पता है कि इस कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर K1 और K2 के अंदर कुछ फोर्स डेवलप हो जाएगा। इस ब्लॉक के अंदर कुछ फोर्स आ जाएगा, लेट्स से एफ फोर्स आ जाता है। ठीक है, तो यही सेम फोर्स आ जाना चाहिए है सेकंड सिस्टम के अंदर। अगर आप इसको भी इस एनएलपी पॉइंट से अगर एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस कर दें ब्लॉक को, तो सेकंड सिस्टम के अंदर भी के इक्विवेलेंट सिस्टम के द्वारा सेम फोर्स प्रोड्यूस कर दिया जाना चाहिए सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए। तब हम बोलेंगे कि ये जो सेकंड सिस्टम है ये फर्स्ट सिस्टम के इक्विवेलेंट है। ये जो सेकंड सिस्टम है फर्स्ट सिस्टम के इक्विवेलेंट कब कहलाएगा, जब सेकंड सिस्टम प्रोड्यूस करे फॉर द सेम इनपुट। तब हम बोलेंगे कि फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम इक्विवेलेंट है। तो यही चीज़ हम इस वीडियो के अंदर कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस टॉपिक में कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हम ये जो स्प्रिंग हमने सिस्टम टू में ली है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो, ताकि अगर हम ब्लॉक को सेम डिस्प्लेसमेंट यानी कि सेम डिस्प्लेसमेंट दें नेचुरल लेंथ पोजीशन से सिस्टम टू के अंदर जो कि हमने सिस्टम वन में दिया था, तो सिस्टम टू सेम फोर्स प्रोड्यूस कर दे ब्लॉक के ऊपर जो कि सिस्टम वन प्रोड्यूस कर रहा था। यानी कि वो दो स्प्रिंग्स मिल करके जितना फोर्स ब्लॉक के ऊपर प्रोड्यूस कर रही थी, अगर उतना ही फोर्स ये अकेली स्प्रिंग प्रोड्यूस कर देती है फॉर द सेम एक्सटेंशन, तो हम बोलेंगे कि अकेली स्प्रिंग जो है वो उन दोनों स्प्रिंग्स के बराबर है या इक्विवेलेंट है। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि 10 ओल्ड मैन मिल करके एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं 10 डेज में, और 5 यंग मैन सेम बिल्डिंग को 10 डेज में कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो 5 यंग मैन हैं ये 10 ओल्ड मैन के इक्विवेलेंट है। कुछ इसी तरीके की चीज़ हम यहाँ पे करना चाहते हैं। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है कि अगर दो सिस्टम सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि वो दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट है। ये मतलब होता है इक्विवेलेंट का। ठीक है, तो देखो हमने क्वेश्चन को तो अच्छे से समझ लिया, तो इसी को मैंने नीचे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में हमको बताना है कि फाइंड के इक्विवेलेंट इन सिस्टम टू such that for the same displacement of the block from the NLP in both the systems produce the same force on the block in the two systems। ठीक है, यही चीज मैंने आपको वर्बली समझाई थी। तो हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया, अब हमको के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मान लेते हैं कि जब आपने पहले वाले सिस्टम को एक्स एक्सटेंशन दिया तो दोनों स्प्रिंग्स के अंदर कुछ एक्सटेंशन आ गया होगा। ठीक है, इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने ब्लॉक को एनएलपी से शिफ्ट कर दिया। मान लेते हैं कि यहाँ पे रहा था एनएलपी और अपन ने ब्लॉक को शिफ्ट कर दिया है एक्स डिस्टेंस से। तो मान लेते हैं कि ये K1 स्प्रिंग है, K2 स्प्रिंग है। K1 स्प्रिंग के अंदर मान लेते हैं X1 का एक्सटेंशन आ गया, K2 के अंदर X2 का एक्सटेंशन आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि X1 प्लस X2 विल बी इक्वल टू X। लेट्स से दिस इज इक्वेशन वन। क्योंकि जितना भी आपने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया है उसके अंदर दोनों स्प्रिंग्स में कुछ एक्सटेंशन आया होगा, और क्योंकि दोनों स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग हैं इसलिए हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों में अलग अलग एक्सटेंशन आया होगा। तो हमने X1 और X2 मान लिया, और X1 प्लस X2 बराबर X आना चाहिए। ये हो गई एक इक्वेशन। दूसरी चीज़ हमको ये पता है कि अगर मान लीजिए आप इस पॉइंट P को कंसिडर करें जो कि स्प्रिंग्स का जंक्शन पॉइंट है, तो इस जंक्शन पॉइंट का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखो क्या आएगा। जंक्शन पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में राइट डायरेक्शन में तो फोर्स आएगा K2 X2, और लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स आएगा K1 X1। ये दोनों फोर्सेज आएंगे, और हमको पता है कि स्प्रिंग जो हम कंसिडर करते हैं वो आइडियल स्प्रिंग्स होती हैं।
लाइट स्प्रिंग्स होती हैं जिनका कुछ मास नहीं होता और फोर्स यूनिफॉर्म रहता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉइंट पी का कुछ मास नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन से ये भी बोल सकते हैं कि k1x1 विल बी इक्वल टू k2x2। ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमको ये करना है कि हमको एक इक्विवेलेंट सिस्टम कंसिडर करना है, के इक्विवेलेंट निकालना है। तो मान लेते हैं कि हम एक के इक्विवेलेंट की स्प्रिंग लेते हैं, ये के इक्विवेलेंट की हमने स्प्रिंग ले ली, ठीक है, और इसको भी हमने इसके एनएलपी पॉइंट से सेम डिस्प्लेसमेंट एक्स से डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है, एक्स से हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो इसके अंदर भी सेम फोर्स प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। अब पहले वाले सिस्टम के अंदर फोर्स कितना प्रोड्यूस हुआ था, ये k1x1 और k2x2 जो है यही फोर्स है सिस्टम के अंदर, तो हम बोल सकते हैं ये फोर्स प्रोड्यूस हुआ था पहले सिस्टम में। तो जो इक्विवेलेंट सिस्टम है सिस्टम 2, उसके अंदर भी सेम फोर्स प्रोड्यूस होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि F की वैल्यू के इक्विवेलेंट इंटू एक्स के बराबर भी आनी चाहिए। ये इक्वेशन हमारे पास में तीसरी इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि k1x1 विल बी इक्वल टू k2x2 विल बी इक्वल टू के इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी, है कि नहीं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि x1 और x2 की वैल्यूज हम इक्वेशन 1 के अंदर रख देते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी, x1 की वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं, x1 की वैल्यू हो जाएगी के इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय k1, और x2 की वैल्यू हो जाएगी के इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय k2। लेट्स से ये सेट ऑफ इक्वेशन जो है इसको हम बोल देते हैं 4। x1 x2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो देखो हमारे पास में क्या रिजल्ट आ रहा है, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई k1 प्लस के इक्विवेलेंट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई k2 इज इक्वल टू एक्स। तो देखो x हर जगह से चला गया और हमारे पास में रिजल्ट आ गया 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। ये हमारे पास में रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। यानी कि हमने क्या निकाल लिया, देखो इसको हम समझते हैं। यानी कि अगर आप एक स्प्रिंग लेते हो के इक्विवेलेंट की, जिसका के इक्विवेलेंट इस वैल्यू के बराबर आता है जो हमने कैलकुलेट किया है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। यानी कि अगर आप के इक्विवेलेंट की वैल्यू ये ले लेते हो k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, तो सेम एक्सटेंशन के लिए इस अकेली स्प्रिंग के अंदर उतना ही फोर्स डेवलप हो जाएगा जितना कि इन दोनों स्प्रिंग्स में मिल करके हुआ था जब आपने इस ब्लॉक को इससे कनेक्ट किया हुआ था और एक सर्टेन एक्सटेंशन x दिया था, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दो स्प्रिंग्स जो मिलकर के काम करती हैं वो ये अकेली स्प्रिंग कर देती है, इसीलिए ये जो स्प्रिंग है ये एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग है, और ये हमारे पास में आ गया आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए और आपको नोट करनी चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आपने ये ब्लॉक को डिस्प्लेस किया है तो जो फोर्स दोनों स्प्रिंग में डेवलप हुआ है वो सेम हुआ है। यहाँ पे देखो ये kx1 और kx2 दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड है और पॉइंट P जो है उसका कोई मास नहीं है, उसका एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं दोनों स्प्रिंग्स के अंदर फोर्स हमेशा बराबर होगा क्योंकि आइडियल स्प्रिंग्स है। तो दोनों स्प्रिंग्स के अंदर फोर्स बराबर प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन दोनों स्प्रिंग्स के अंदर एक्सटेंशन अलग अलग आए हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम इस सीरीज के अंदर स्प्रिंग्स को कनेक्ट करते हैं तो सीरीज के अंदर कनेक्टेड स्प्रिंग्स में फोर्स बराबर होता है लेकिन एक्सटेंशन अलग अलग होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट करने के लिए, ठीक है। इसको मैंने आगे की पॉइंट पे भी लिखा है जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। तो यहाँ पे फोर्स दोनों स्प्रिंग में बराबर होगा लेकिन एक्सटेंशन दोनों स्प्रिंग्स के अंदर अलग अलग होंगे जब दो स्प्रिंग्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दो स्प्रिंग्स के लिए हमने के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल दी। अब अगर मान लीजिए सिमिलरली हमारे पास में 3 स्प्रिंग्स हो, 4 स्प्रिंग्स हो, n स्प्रिंग्स हो, तो उसके लिए भी हम के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए n स्प्रिंग्स को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उनके लिए के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो वो भी सिमिलर तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। उसका रिजल्ट मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ n springs, for a combination of n springs connected in series, अगर आप सीरीज के अंदर n स्प्रिंग्स को कनेक्ट कर देंगे तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 एंड सो ऑन टिल 1 अपॉन kn। ये हो जाएगी kn की वैल्यू, सॉरी के इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास में के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई और इसका प्रूफ बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा कि हमने दो स्प्रिंग्स के लिए किया। इसको आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, सेम रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा, ठीक है।
तो जब भी सीरीज़ में कई सारी स्प्रिंग्स लगी हों तो आपको इस तरीके का भी आप काम कर सकते हैं कि उन सारी स्प्रिंग्स को हटा करके आप एक सिंगल स्प्रिंग लगा दें और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, तो आपका क्वेश्चन काफ़ी इजीली हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फॉर एवरी स्प्रिंग, आप सारी स्प्रिंग्स को हटा करके एक सिंगल स्प्रिंग लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आने वाले वीडियोज़ में, ताकि आपको कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए, जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स द फोर्स इन ऑल द स्प्रिंग्स इज द सेम बट द एक्सटेंशंस इन डिफरेंट स्प्रिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रहनी चाहिए। कई बार ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस बनते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी स्प्रिंग्स सीरीज में होंगी और कौन सी पैरेलल में होंगी, तो वहाँ पे आपको ये रूल हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया अच्छे से। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ। ओके देन, थैंक यू।